बॉलीवुड के पास शायद आइडियाज ही खत्म हो गए हैं, जो अब कराची का लोकल डॉन बॉलीवुड की मूवी का किरदार बन गया है। लेकिन क्या बॉलीवुड रहमान डकैत के किरदार के साथ इंसाफ कर पाएगा? रहमान डकैत का जिक्र हो और चौधरी असलम का ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मूवी हिट करने के लिए कराची पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम का जलवा भी इंडियन फिल्म में नजर आएगा। और ये किरदार निभा रहे हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त। फिल्म हकीकत तो दूर की बात, शायद हकीकत के करीब भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनी भारतीय फिल्म साजों की रग रग में भरी है। लेकिन हकीकत सिर्फ मैं जानता हूँ, और सच मिलेगा आपको सिर्फ FIR में। ये सच कि क्या वाकई रहमान ने बम्बई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई को कत्ल किया, और क्या वो BLA के लिए काम करता था? रहमान ने कराची के अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान पर कब हमला किया, और इस हमले में हुआ क्या? और शुएब खान पर हमले के वक्त रहमान डकैत के साथ और कौन था? ये सच कि रहमान डकैत पहली बार चौधरी असलम के हाथों कब लगा, वो दौरे हुकूमत किसका था, और रहमान चौधरी की कैद से फरार कैसे हुआ? रहमान जानिसाराने बेनज़ीर भुट्टो का लीडर था, और बम धमाकों से बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के वक्त रहमान डकैत ने बेनज़ीर भुट्टो की जान कैसे बचाई? रहमान को लियारी का डॉन बनाने के लिए अरशद पप्पू पर लियारी की ज़मीन तंग कर दी गई, ऐसा कब हुआ? चौधरी असलम और रहमान की मोहब्बत की कहानी का अंजाम मुबैना इनकाउंटर पर कैसे हुआ? ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। जंग के मैदान में घुटने टेक देने वाला भारत बॉलीवुड की फिल्मों में ही सिर्फ पाकिस्तान पर बाजी ले जा सकता है, और इस बार नई कोशिश आदित्य धर ने की है, जो धुरंधर के नाम से एक एक्शन और जासूसी फिल्म लेकर आ रहे हैं। ये दिसंबर में मुतवक्का तौर पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, और इसमें पहली बार कराची के एक लोकल डॉन यानी लियारी के रहमान डकैत को मौजू बनाया गया है। आदित्य बुनियादी तौर पर एक स्क्रीन राइटर हैं, और इससे पहले 2016 में उड़ी में होने वाले हमले पर भी फिल्म बनाकर पाकिस्तान पर गंद उछाल चुके हैं। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को डायरेक्ट भी आदित्य धर नहीं किया था, और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। गुज़िश्ता साल यानी 2024 में भी आदित्य की एक फिल्म आर्टिकल 370 आई थी, जिसका मौजू कश्मीर था। आदित्य आर्टिकल 370 के सिर्फ स्क्रीन राइटर ही नहीं थे, ये फिल्म प्रोड्यूस भी आदित्य धर ने ही की थी। और अब नई आने वाली फिल्म धुरंधर के तो वो स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों खुद ही हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं। मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसूर। एक्शन से भरपूर ये ट्रेलर यकीनन आप देख ही चुके होंगे। फिल्म में रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना निभा रहे हैं। अब अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में लियारी में क्या क़यामत ढाएंगे, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर रहमान डकैत फिल्म में इंडियन जासूस के लिए सहूलतकारी करता नजर आया तो मुझे इस पर ज़रा भी ताज्जुब नहीं होगा, और ना ही मुझे इस पर कोई हैरत होगी कि फिल्म में रहमान डकैत को बॉम्बे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई को कत्ल करता दिखा दिया जाए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंडियन स्क्रिप्ट में ये दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, इसकी वजह मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले ज़रा रहमान डकैत की सच्ची कहानी सुना देता हूँ, कहीं फिल्म के बाद सब उसे ही सच न समझने लगे। अब्दुल रहमान उर्फ रहमान डकैत ने लियारी के इलाके कलाकोट की तंग गलियों में एक ऐसे घर में आँख खोली जहाँ जुर्म को जुर्म तस्वुर नहीं किया जाता था। रहमान डकैत का बाप दाद मोहम्मद उर्फ दादल खुद भी एक छोटा मोटा मनशियात फरोश था, और साथ ही जुए और सट्टे का अड्डा भी चलाता था। 70 की दिहाई में लियारी चंद ही जुराइम के लिए बदनाम था, मनशियात और जुए और सट्टे के अड्डे। बंदरगाह से करीब होने की वजह से कराची पोर्ट पर लगने वाले बहरी जहाज़ों का गैर मुल्की अमला शराब और दीगर नशों के लिए लियारी का ही रुख किया करता था। लियारी उस वक्त तक भत्ताखोरी या अगवा बराए तावान का गढ़ नहीं बना था, अलबत्ता गैंग वॉर उस वक्त भी हुआ करती थी। दादल के 3 भाई और भी थे, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, ताज मोहम्मद उर्फ ताजू और बेग मोहम्मद उर्फ बेकल।
चलते चलते शेर मोहम्मद की भी एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। शेर मोहम्मद को अयूब दौर में तड़ी पार की सज़ा मिली थी। कराची उस वक्त बहुत छोटा सा हुआ करता था। एक तरफ लियारी था और दूसरी तरफ क्लिफ्टन और डिफेंस। शेर मोहम्मद अक्सर रातों को अपनी जीप में क्लिफ्टन डिफेंस की तरफ निकल जाता था, जहां वो अपनी जीप में तेज़ म्यूज़िक लगाकर घूमा करता था। क्लिफ्टन डिफेंस के रिहायशियों की शिकायत पर शेर मोहम्मद को तड़ी पार की सज़ा दी गई। तड़ी पार यानी कराची बदर। लेकिन शेर मोहम्मद भी बाज आने वाला नहीं था। वो पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसके बाद भी क्लिफ्टन डिफेंस की सड़कों पर घूमता रहता था। और एक ऐसी ही रात SHO कलाकोट और शेर मोहम्मद का मेट्रोपोल के पास आमना सामना हो गया और फायरिंग के तबादले में शेर मोहम्मद का बेटा पुलिस की फायरिंग से मारा गया। दादल के बाप यानी रहमान डकैत के दादा मुराद बलोच का नीपियर रोड पर बर्फ डिपो था। मुराद भी अपने ज़माने का नामी ग्रामी आदमी था और 70 की दिहाई से पहले तक उसके कराची की एक मशहूर फैमिली, जिसका एक फ़र्द गवर्नर भी रहा है, उससे अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन 70 की दिहाई के आगाज़ में जब पीपल्स पार्टी अपने उरूज पर थी, मुराद और उसके बेटों ने लियारी में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 5 जुलाई 1977 को जब ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से कार्रवाई करते हुए भुट्टो को इक़्तिदार से महरूम करके मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, तो इसी क्रैकडाउन में लियारी से रहमान डकैत के बाप दाद मोहम्मद उर्फ दादल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दादल उन दिनों बीमार था और इसी बीमारी की हालत में जेल में ही उसका इंतकाल हो गया। रहमान उस वक्त तक जुर्म के रास्ते पर कदम रख चुका था। उसने लियारी में आरिफ बलोच के गैंग को ज्वाइन कर लिया था और उसके साथ मिलकर छोटे मोटे जुराइम किया करता था। लेकिन 1988 में उस वक्त के SHO कलाकोट अतहर रशीद बट का आरिफ बलोच से पुलिस मुकाबला हो गया। इस मुकाबले में आरिफ बलोच मारा गया। आरिफ बलोच के मरने के बाद उसके गैंग की कमान रहमान डकैत ने संभाल ली और 1995 में इसकी शोहरत अचानक आसमान को छूने लगी। 18 मई 1995 को खबर आई कि रहमान ने अपनी मां खतीजा बीबी को ही कत्ल कर दिया है। रहमान को अपनी मां पर एक और शख्स से ताल्लुकात का शुबा था और इसी शुबे में उसने मां को घर के अंदर ही सर में गोली मार दी। बताने वाले बताते हैं कि वो शख्स जिस पर रहमान को मां से ताल्लुकात का शुबा था, उस वक्त रहमान के हाथ नहीं लगा और उसके बाद भी रहमान की ज़िंदगी में उसने वापस कभी लियारी आने की हिम्मत नहीं की। खैर, असल कहानी पर आते हैं। आरिफ बलोच के मारे जाने और जेल में बाप के इंतकाल के बाद रहमान डकैत को किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि एक तरफ अतहर रशीद बट रहमान को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ इसी इलाके का एक और गैंग लीडर बाबू डकैत भी अपने पर फैला रहा था। बाबू डकैत रहमान डकैत के चाचा ताज मोहम्मद उर्फ ताजू को कत्ल कर चुका था और इस जुर्म में गिरफ्तार होकर जेल चला गया था, लेकिन अब वापस आ चुका था और रहमान को अब उससे भी खतरा था। और ऐसे में रहमान का सहारा बना हाजी लालू। हाजी लालू जो लियारी नदी की दूसरी तरफ जहानाबाद, पाक कॉलोनी और पुराना गोलीमार के इलाके में मनशियात और जुए और सट्टे के कई अड्डों का मालिक था और उसके रहमान के वालिद दादल से माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे थे। कहानी कुछ कुछ बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड से मिलती जुलती है और ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, इसलिए मुख्तसरन बताऊंगा कि जिस तरह बॉम्बे में छोटा राजन कभी दाऊद इब्राहिम के गैंग में हुआ करता था, इसी तरह कराची के लियारी में रहमान डकैत भी कभी हाजी लालू के गैंग का हिस्सा था। और जैसे बम्बई में एक वक्त वो आया कि दाऊद इब्राहिम के गैंग में छोटा राजन और छोटा शकील एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, कुछ ऐसा ही कराची में हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और रहमान डकैत के दरमियान हुआ। एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे रहमान डकैत और अरशद पप्पू। जिस तरह दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन काम का राजन लगा था, इसी तरह हाजी लालू ने रहमान डकैत में भी वो जरासीम देख लिए थे जो उसे जुर्म की दुनिया में आगे ले जा सकते थे। हाजी लालू को लियारी नदी की दूसरी जानिब यानी असल लियारी पर कब्जे के लिए रहमान डकैत जैसे जिगरे वाला बंदा चाहिए था। इसलिए हाजी लालू ने रहमान डकैत पर सिर्फ हाथ ही नहीं रखा, बल्कि उसकी शादी अपने दोस्त सेठ यूसुफ की बेटी से कर दी। वही सेठ यूसुफ जिसकी एक और बेटी से वो अपने दूसरे बेटे अरफात की पहले ही शादी कर चुका था।
यूं रहमान डकैत और अरफात आपस में हमजुल्फ हो गए और हाजी लालू ने रहमान डकैत को पूरी तरह से काबू में कर लिया। रहमान के हाजी लालू पर अंधा एतमाद करने की एक वजह और भी थी। रहमान के कज़न यानी चचाजाद भाई फतेह मोहम्मद को डालमिया के इलाके में एक और गैंग लीडर सलमान बरोही के बेटे ने कत्ल कर दिया। हाजी लालू ने जिरगे में फतेह मोहम्मद के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया और एक रोज़ हाजी लालू के लड़कों ने सलमान बरोही को डालमिया में ही कत्ल कर दिया। अब रहमान हाजी लालू का ज़रख़रीद ग़ुलाम बन चुका था और हाजी लालू के गैंग ने कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ पर काम शुरू किया, जिसमें भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान सरे फहरिस्त है। 90 की दिहाई कराची के ताजिरों के लिए किसी क़यामत से कम न थी। आए दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजनेसमैन या उनकी औलादें अगवा होती और फिर लाखों रुपए तावान की अदायगी के बाद उनकी रिहाई अमल में आती। और इसी तरह लियारी से जुड़े कराची के ओल्ड एरियाज़ के दुकानदार हों या कराची की बंदरगाह पर बैरून मुल्क से सामान मंगवाने वाले ताजर, सबको अरशद पप्पू और रहमान डकैत के गैंग को भत्ता देना पड़ता था, और वो भी फ़ी कंटेनर के हिसाब से। जबकि मनशियात और जुए और सट्टे के अड्डे अलग मुनाफा बख्श अंदाज में चल रहे थे। ये वो दौर था जब लियारी जुर्म की दुनिया का बॉलीवुड बना हुआ था। रोज़ लियारी से भत्ते या किडनैपिंग फॉर रैंसम की कोई नई फिल्म रिलीज़ होती और कराची को हिट कर देती थी। हाजी लालू का गैंग उन दिनों ज़ोरों पर था। रहमान डकैत, अरशद पप्पू और अरफात उसे चला रहे थे, जबकि हाजी लालू खुद समाज सेवा में लग गया था। वो भी पीपल्स पार्टी का एक जाला था और पाक कॉलोनी और जहानाबाद में उसका अच्छा खासा असर व रसूख था। लेकिन जनाब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर 1993 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आई तो पीपल्स पार्टी ने जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को वफाकी वजीर दाखिला बना दिया और नसीरुल्लाह बाबर ने कराची ऑपरेशन की कमान संभाल ली। इस ऑपरेशन के दौरान अगर एमक्यूएम को टारगेट किया गया तो दूसरी तरफ दिखावे के लिए ऐसे जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भी नाम निहाद कार्रवाइयाँ की गईं जो मुख्तलिफ इलाकों में डॉन बने हुए थे, और एक ऐसा ही डॉन रहमान डकैत भी था। लेकिन रहमान डकैत हाजी लालू की छतरी तले था, इसलिए उसे मांगा भी हाजी लालू से गया। हाजी लालू नसीरुल्लाह बाबर का यह दबाव बर्दाश्त न कर सका और उसने रहमान और अपने बेटे अरफात की बलि देने का फैसला कर लिया। ये 1995 की बात है और रहमान उन दिनों जहानाबाद में हाजी लालू के ही ठिकाने पर था। हाजी लालू ने एक रोज़ उसे अपने बेटे अरफात के साथ मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ भेजा, जहां पुलिस पहले से ही उनकी मुंतजिर थी। प्लान के मुताबिक पुलिस ने इन दोनों को पुलिस मुकाबले में पार लगाना था और ये बात हाजी लालू को नहीं पता थी। लेकिन उस रोज़ रहमान की किस्मत उसे बचा गई। हुआ यूं कि जिस वक्त उसे मेवा शाह कब्रिस्तान से अरफात के साथ गिरफ्तार किया गया, उस वक्त मेवा शाह में एक तदफीन से फारिग होकर जाने वालों ने पुलिस की ये कार्रवाई देख ली और रहमान के अहले खाना को इसकी इत्तला दे दी। कहते हैं रहमान के अहले खाना की जानिब से उस वक्त के गवर्नर से रब्ता करने पर रहमान और अरफात के इनकाउंटर का फैसला वापस हुआ और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रहमान और अरफात की गिरफ्तारी और जेल चले जाने से एमक्यूएम के इस बयानिए को थोड़ी बहुत ज़र्ब ज़रूर पहुंची कि कराची ऑपरेशन सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है। लेकिन कुछ ही दिन बाद हाजी लालू ने अपने बेटे अरफात की ज़मानत करा ली और अरफात जेल से बाहर आ गया। लेकिन रहमान जेल में ही था और हाजी लालू का उसे बाहर निकालने का कोई इरादा भी नहीं था। रहमान ने हाजी लालू को जेल से मुख्तलिफ पैगामात भेजे, जिसमें उससे मुतालबा किया कि वो उस रकम से उसकी ज़मानत का बंदोबस्त करे जो रहमान ने हाजी लालू के पास रखवाई थी। बताने वाले बताते हैं कि ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम थी, जो 90 की दिहाई में तो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन हाजी लालू ने रहमान को जवाबी पैगाम में ठेंगा दिखा दिया। उसने अपने पास ऐसी कोई भी रकम होने से इनकार कर दिया और ये बात रहमान को खा गई। रहमान अब जेल में था और ज़मानत का कोई इम्कान भी नहीं था। लेकिन मुकदमात की समाअत के मौके पर उसे जेल से सिटी कोर्ट लाया जाता था। और सामने की कहानी तो यह है कि एक रोज़ रहमान डकैत सिटी कोर्ट से फ़रार हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि रहमान सिटी कोर्ट आते जाते लियारी में अपने घर पर भी चक्कर लगाता था और इस सहूलत के लिए वो जेल के अमले को भारी रिश्वत दिया करता था। एक ऐसे ही रोज़ 10 जून 1997 को जब रहमान सिटी कोर्ट के बहाने
लियारी अपने घर पहुंचा तो उसके बाद वो वापस जेल नहीं गया। उसे लियारी ले जाने वाले जेल के अमले को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रहमान के गैंग के अफराद ने आकर कुछ रकम दी और कहा कि वो वापस चले जाएं। रहमान अब उनके साथ नहीं जाएगा, वो बलूचिस्तान जा चुका है। और पुलिस ने ये कहानी बनाई कि रहमान अपने साथियों की मदद से सिटी कोर्ट से फरार हो गया। उस दौर में कराची से शाम का एक उर्दू अखबार निकलता था। ये जंग ग्रुप की ही पब्लिकेशन थी और उस रोज़ आवाम अखबार ने रहमान के सिटी कोर्ट से फरार पर ज़मीमा छापा था। जेल से बाहर आने के बाद रहमान ने दोबारा अपने गैंग को मजबूत करना शुरू कर दिया। 2.5 साल मंजर से गायब रहने की वजह से लियारी में बाबू डकैत का गैंग काफ़ी मजबूत हो चुका था और दूसरी तरफ रहमान को हाजी लालू की बेवफाई पर भी गुस्सा था। और इसी गुस्से में रहमान ने एक रोज़ कलाकोट के इलाके में इनायत बलोच को कत्ल कर दिया। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इनायत बलोच हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू का हमजुल्फ था। यानी अरशद पप्पू और इनायत की बीवियां आपस में सगी बहनें थीं और यहाँ से शुरू हुई एक और गैंग वॉर। रहमान सपाक होने के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी जानता था। उसने लियारी पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात शुरू किए जिनसे उसे सियासी फ़ायदा भी हो। लियारी के इलाके कालाकोट से बलूचिस्तान के लिए बसें चला करती थीं और यहाँ कश्ती चौक पर सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का दफ्तर भी था, जिसका सदर मेहरान बलोच था। मेहरान बलोच हाजी लालू का नुमाइंदा था और इस बस अड्डे से भत्ता हाजी लालू को जाता था। रहमान डकैत ने मेहरान बलोच को ओहदे से बरतरफ करके एक और ट्रांसपोर्टर फैज़ मोहम्मद और फैज़ू मामा को एसोसिएशन का सदर मुकर्रर कर दिया और फैज़ू को पाबंद किया कि आज से इस बस अड्डे से भत्ता रहमान डकैत को जाएगा। ये बात हाजी लालू और अरशद पप्पू को बहुत बुरी लगी। अरशद पप्पू के हमजुल्फ इनायत का कत्ल पहले ही इन दोनों गैंग्स के दरमियान दुश्मनी की आग भड़का चुका था और रहमान की जानिब से बस अड्डे का कंट्रोल संभालना इस जलती आग पर तेल डालने के मुतरादिफ हो गया और अब अरशद पप्पू गैंग की जानिब से जवाब देना ज़रूरी हो गया था और फिर जवाब दिया भी गया। ये 2003 की बात है जब सिंगू लैन के इलाके से अरशद पप्पू के गैंग के लड़के मामा फैज़ू को एक आल्टो कार में डालकर अगवा करके ले गए। ये वो वक्त था जब चंद पुलिस एहलकार भी गपशप के लिए मामा फैज़ू के पास ही बैठे हुए थे। इस वाक़े के बाद पुलिस जहानाबाद में अरशद पप्पू के घर पर रेड करती है और हाजी लालू के नवासे और एक मुलाजिम को गिरफ्तार कर लेती है और ये कार्रवाई थी SHO कलाकोट बाहुद्दीन बाबर की। अरशद पप्पू को यकीन था कि पुलिस के इस छापे के पीछे भी रहमान डकैत है, जिस पर उसने मज़ीद तेश में आकर फैज़ मोहम्मद और फैज़ू मामा को बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल करके उसकी लाश मच्छर कॉलोनी में रेलवे लाइन पर फेंक दी और मामा फैज़ू के कत्ल से लियारी को मिला एक और डॉन, उज़ैर बलोच। मामा फैज़ू उज़ैर बलोच का बाप था। उज़ैर बलोच साइकिलिंग और फुटबॉल का शौकीन था, लेकिन मिजाज का निहायत जारहाना था और मामा फैज़ू के कत्ल के बाद रहमान ने उस पर हाथ रख दिया और इस तरह उसे एक काम का बंदा मिल गया। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत में आपस में रिश्तेदारी भी थी। मामा फैज़ू के कत्ल के बाद लियारी में गैंग वॉर को जैसे राइज मिल गया। हर दिन लियारी में कहीं ना कहीं दोनों गैंग्स के दरमियान कोई ना कोई टकराव होता और एक दो लोग मारे जाते और इसी दौरान एक रोज़ अरशद पप्पू ने कलाकोट के इलाके में रहमान डकैत पर हमला किया, लेकिन रहमान इस हमले में बच गया। अरशद पप्पू ने चुन चुनकर रहमान डकैत के साथियों और रिश्तेदारों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा। धुरंधर जैसे फिल्में देखकर ही शायद अरशद पप्पू का दिमाग भी काम करना छोड़ चुका था। वो कत्ल भी फिल्मी अंदाज में करता था। एक रोज़ उसने किसी फिल्मी सीन की तरह रहमान डकैत को फ़ोन किया और बताया कि तेरा चाचा मेरे पास है और मैं इसे गोली मारने लगा और फिर उसने वाकई रहमान डकैत के चाचा को गोली मार दी। रहमान को कॉल पर रखकर रहमान ने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी और चाचा की आखिरी चीख भी। ये रहमान का सगा चाचा नहीं था, बल्कि दादल का फर्स्ट कज़न अरबाब दुर मोहम्मद था। रहमान के चाचा का कत्ल भी एक कत्ल का जवाब था और ये कत्ल था अनवर भाईजान का, लियारी की एक समाजी शख्सियत, बलोच इत्तेहाद तहरीक के सरबराह जो अरशद पप्पू की बीवी के रिश्तेदार भी थे।
रहमान डकैत को अनवर भाईजान पर यह भी गुस्सा था कि वो रहमान डकैत के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर दरखास्तें दिया करते थे। 9 जनवरी 2005 की रात अनवर भाईजान को लियारी के इलाके कलाकोट में उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो किसी के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद घर वापस जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने अनवर भाईजान को सीने पर 3 गोलियां मारी और फरार हो गए। अनवर भाईजान मौके पर ही हलाक हो गए। ये एमक्यूएम का दौरे हुकूमत था और एमक्यूएम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत में शामिल थी। सिंध में अरबाब गुलाम रहीम वज़ीर आला थे और सूबाई वज़ारत दाखिला भी एमक्यूएम के ही पास थी और सूबाई वज़ीर दाखिला थे रऊफ सिद्दीकी। लियारी से आए दिन आने वाली खबरों और लियारी में एमक्यूएम को स्पेस ना मिलने की वजह से एमक्यूएम मजबूर हो गई थी कि लियारी पर खुसूसी तवज्जो दें और फिर एमक्यूएम ने लोहे को लोहे से काटने का फैसला किया और यहाँ से कहानी में एंट्री हुई चौधरी असलम की। रऊफ सिद्दीकी ने लियारी टास्क फोर्स के नाम से एक नई पुलिस फोर्स कायम करके उसका सरबराह कराची ऑपरेशन के अहम किरदार चौधरी असलम को मुकर्रर कर दिया और चौधरी असलम के साथी थे इरफान बहादुर और उमर शाहिद हामिद, 2 ऐसे नाम जो चौधरी असलम की तरह एमक्यूएम के बड़े मुखालिफ तस्वुर किए जाते थे। इरफान बहादुर के वालिद इंस्पेक्टर बहादुर अली और उमर शाहिद हामिद के वालिद शाहिद हामिद, दोनों के कत्ल का इल्ज़ाम एमक्यूएम पर लगा था, लेकिन रऊफ सिद्दीकी ने उन्हीं किरदारों को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया जो एमक्यूएम मुखालिफ होने की शोहरत रखते थे और अब कारकर्दगी दिखाने का चैलेंज उनके लिए भी था और चौधरी असलम ने इस चैलेंज को भरपूर तरीके से कबूल किया। चौधरी असलम को रहमान डकैत की तलाश थी और उसने मुखबिरों का जाल बिछाया हुआ था और ये मई 2005 की बात है जब चौधरी को मुखबिरों से खबर मिली कि रहमान डकैत हब में वाक़ अपने ठिकाने वाइट हाउस में मौजूद है। चौधरी रहमान पर पक्का हाथ डालना चाहता था, इसलिए वो 18 मई की शब पूरी तैयारी से हब पहुंचा और रहमान डकैत के ठिकाने वाइट हाउस को घेरे में ले लिया। लेकिन चौधरी असलम, इरफान बहादुर और उमर शाहिद हामिद ने जो सोचा था हुआ उसके बिल्कुल उलट। रहमान पुलिस के छापे से बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने उल्टा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। रहमान और उसके साथियों की फायरिंग से एसएचओ कलाकोट अरशद भट्ट मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि उमर शाहिद हामिद समेत कई एहलकार जख्मी हुए। लियारी टास्क फोर्स रहमान को व्हाइट हाउस से गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसे अपने साथी की लाश और जख्मियों के साथ हब से नाकाम वापस लौटना पड़ा। नाकाम व्हाइट हाउस मुहिम चौधरी के कैरियर पर एक बदनुमा दाग था। वो अंगारों पर लौट रहा था। उसे हुकूमत और अफसरान की जानिब से भी सख्त बातें सुनना पड़ रही थीं और वो जख्मी शेर की तरह अब रहमान को ढूंढता फिर रहा था। उसे रहमान तो नहीं मिला, उसका भाई मिल गया, अब्दुल रहीम, रहमान का सौतेला भाई। बताने वाले बताते हैं कि 2 पुलिस अफसरान ने रहीम के ससुर से कहा कि अगर रहीम की जान बचानी है तो उसे पुलिस के हवाले कर दे, ताकि उसकी गिरफ्तारी जाहिर करके उसे जेल भेज दिया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी असलम रहीम को पुलिस मुकाबले में मार दे। इस डील के तहत रहीम के ससुर ने रहीम को उन पुलिस अफसरान के हवाले कर दिया, लेकिन फिर खबर आई कि रहमान डकैत का भाई पुलिस मुकाबले में मारा गया और यह हुआ था 22 मई 2006 को। वाइट हाउस पर पुलिस की नाकाम मुहिम के सिर्फ 4 रोज़ बाद खून का बदला, खून के फार्मूले के तहत इंस्पेक्टर अरशद भट्ट के खून का बदला रहमान डकैत के भाई रहीम को पुलिस मुकाबले में कत्ल करके लिया गया। लेकिन रहीम को मार कर भी चौधरी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसे रहमान चाहिए था और वो हर तरफ रहमान की बू सूंघता फिर रहा था और फिर उसे रहमान की बू मिल भी गई। लेकिन इसमें पूरा 1 साल लग गया। ये जून 2006 की बात है जब चौधरी को रहमान की कोयटा में मौजूदगी की इत्तला मिली और फिर 18 जून 2006 को एक मुश्तरका लेकिन कामयाब ऑपरेशन में कोयटा के सैटेलाइट टाउन से रहमान इदारों के हाथ लग ही गया। रहमान को कराची लाया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई। रहमान से नामालूम मुकाम पर तफ्तीश की जा रही थी कि इसी दौरान चौधरी असलम के साथ हाथ हो गया। रहमान की गिरफ्तारी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि लियारी टास्क फोर्स ने 12 जुलाई 2006 को अगवा बराए तावान के दर्जनों मुकदमात में इंतहाई मतलूब माशूक बरही को कडाब के इलाके में एक पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का दावा किया।
کراچی پولیس چیف نیاز صدیقی نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں اسے پولیس کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا، لیکن ابھی پولیس خوشیاں ہی منا رہی تھی کہ یہ خبر آ گئی کہ مارا جانے والا انتہائی مطلوب معشوق بروہی نہیں تھا، بلکہ لیاری ٹاسک فورس نے معشوق بروہی کی جگہ ایک ہاری اسلم بروہی کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا ہے۔ میں اس پر ایک الگ پروگرام کر چکا ہوں جو میرے چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ پروگرام نہیں دیکھا تو آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اس کا تھمبنیل اس وقت بھی اسکرین پر موجود ہے۔ چودھری اسلم کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال بن گئی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری تھے اور انہوں نے اس جعلی پولیس مقابلے کا نوٹس لے لیا تھا، اور اسی دوران دوسرا کام یہ ہوا کہ رحمان ڈکیت کی بیوی نے رحمان ڈکیت کی گرفتاری ظاہر نہ کیے جانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی۔ چودھری اسلم ان دنوں شدید پریشان تھا۔ اس نے صورتحال کو مینج کرنے کی کوشش کی اور ایک پولیس آفیسر کو ہی درمیان میں ڈال کر رحمان ڈکیت کی بیوی سے یہ ڈیل بنائی کہ اگر وہ اپنی پٹیشن واپس لے لیتی ہے تو لیاری ٹاسک فورس رحمان ڈکیت کی گرفتاری شو کر دے گی۔ رحمان ڈکیت کی بیوی نے ڈیل کے تحت اپنی پٹیشن واپس لے لی، لیکن اسی دوران چودھری اسلم پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چودھری اسلم کو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے حکم پر اسلم بروہی نامی ہاری کو معشوق بروہی قرار دے کر قتل کرنے کے مقدمے میں 9 اگست 2006 کو گرفتار کر لیا گیا۔ چودھری اسلم گرفتار ہو کر جیل چلا گیا تو اب رحمان ڈکیت کی گرفتاری کون شو کرے گا؟ یہ وہ سوال تھا جو رحمان کی فیملی اب اس پولیس آفیسر سے کر رہی تھی جس نے پٹیشن واپس لینے کی ڈیل کرائی تھی، اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چودھری کے جیل چلے جانے کے بعد رحمان ڈکیت کراچی کے علاقے میٹروویل میں انسپیکٹر بہاؤالدین بابر کے گھر پر منتقل کر دیا گیا، جہاں 2 پولیس اہلکار اس کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ رحمان کی فیملی سے ڈیل کے دوران پولیس نے فیملی کی ایک اور بات بھی مانی تھی کہ رحمان ڈکیت کو حراست کے دوران کھانا گھر کا ملے گا اور اس کے کپڑے بھی گھر سے ہی آئیں گے۔ پولیس اس ڈیل کے مطابق رحمان کو اس کے گھر سے آنے والا کھانا ہی فراہم کرتی تھی، لیکن یہ کھانا کبھی بہاؤالدین بابر کے اس گھر پر نہیں پہنچایا جاتا تھا جہاں رحمان کو رکھا گیا تھا۔ ہاکس بے روڈ پر دعا ہوٹل کے قریب رحمان کے گھر سے آنے والا کھانا ایک سپاہی ریسیو کرتا تھا اور اسے رحمان تک پہنچاتا تھا۔ رحمان کی فون پر اس کی فیملی سے بات بھی کرائی جاتی تھی، اور سیکیورٹی پر مامور دونوں اہلکار بلوچی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ جان ہی نہیں پاتے تھے کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ رحمان کو چودھری اسلم کی گرفتاری کی اطلاع مل چکی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی گرفتاری ظاہر کرنے کے لیے جو پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی وہ بھی واپس لی جا چکی ہے، لیکن فی الحال اس کی گرفتاری ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے، اور اسی دوران اس نے فون پر اپنی فیملی کو اسے وہاں سے نکالنے کا سگنل دے دیا، اور پھر اس سپاہی کا تعاقب شروع ہوا جو رحمان کے لیے گھر سے آنے والا کھانا ریسیو کرتا تھا، اور یہ تعاقب رحمان کے گینگ کے لڑکوں کو بہاؤالدین بابر کے اس گھر تک لے آیا۔ رحمان کو کہاں رکھا گیا ہے یہ پتہ چل چکا تھا، لیکن رحمان کے گینگ نے فوری طور پر اسے نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس گھر کی ریکی شروع کر دی، اور 2 دن تک سبزی والے کے بھیس میں گھر کی نگرانی کی جاتی رہی، اور جب انہیں انسپیکٹر بہاؤالدین بابر کی روٹین پتہ چل گئی کہ وہ صبح ہی گھر سے نکل جاتا ہے، تو ایک روز بہاؤالدین بابر کے نکلتے ہی رحمان کے ساتھی گھر میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے نہایت آسانی سے ان دونوں پولیس اہلکاروں کو قابو کر لیا جو رحمان کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ انہوں نے ان کی سرکاری SMGs تو نہیں چھینی، لیکن رحمان کو لے جاتے وقت ان کے گولیوں سے بھرے میگزین اپنے ساتھ لے گئے، اور اس طرح رحمان دوسری مرتبہ پولیس کی تحویل سے فرار ہو گیا۔ رحمان کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ رحمان کی گرفتاری میں ایک انٹیلیجنس ادارے کا بھی کردار تھا، اور رحمان کے فرار کے بعد لیاری ٹاسک فورس کے باقی بچے ہر فرد کو اس ادارے کی تفتیش سے گزرنا پڑا، بشمول اس پولیس آفیسر کے جس نے رحمان کی فیملی اور پولیس کے درمیان ڈیل کرائی تھی، اور بہاؤالدین بابر کو تو جیل بھی جانا پڑ گیا۔ رحمان کی لیاری میں واپسی کے بعد رحمان ڈکیت اور ارشد پپو گینگ کے درمیان گینگ وار دوبارہ شروع ہو گئی، اور یہ گینگ وار 11 اکتوبر 2006 تک چلتی رہی، جب تک ISI اور CID پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن میں
ارشد پپو کو لیاری کے علاقے نیا آباد میں ایک پلیٹ سے گرفتار نہ کر لیا۔ یہ MQM کا دور آخر تھا۔ وسیم اختر مشیر داخلہ تھے اور ارشد پپو، جس کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے تھی اور جس پر 60 سے زائد قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور دہشت گردی کے مقدمات تھے، اس کی گرفتاری کو حکومت نے اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ ارشد پپو کو جیل بھیج دیا گیا اور ارشد پپو کی گرفتاری نے رحمان ڈکیت کو لیاری کا اکلوتا ڈان بنا دیا۔ رحمان ڈکیت نے تیزی سے خود کو مزید مضبوط کیا اور اس کے لیے اس نے سیاسی رابطے بھی شروع کر دیے۔ یہ سال نہایت اہم تھا کیونکہ اگلے سال ملک میں عام انتخابات ہونا تھے۔ رحمان کو لیاری میں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کو لیاری میں رحمان کی ضرورت تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب بینظیر بھٹو نے ملک واپسی کا اعلان کر دیا۔ ملک میں دہشت گردی کا جن بھی ان دنوں پوری طرح بوتل سے باہر تھا اور پرویز مشرف نے بینظیر بھٹو کو ملک واپسی سے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن بینظیر نے نہ صرف رکنے سے انکار کر دیا بلکہ 18 اکتوبر کی واپسی کی تاریخ بھی دے ڈالی۔ بینظیر بھٹو کی جان کو خطرہ تھا اور اسی خطرے کے پیش نظر لیاری میں جان نثارانہ بینظیر بھٹو کے نام سے ایک تنظیم قائم کر دی گئی اور اس تنظیم کا سربراہ تھا رحمان ڈکیت۔ بینظیر بھٹو 18 اکتوبر کو ملک واپس پہنچی تو عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا جو ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہنچا ہوا تھا۔ شارع فیصل سے بلاول ہاؤس تک کا راستہ جو چند منٹوں کا تھا وہ کٹ ہی نہیں رہا تھا اور بینظیر بھٹو ایک کنٹینر پر سوار تھیں اور وہ عوام کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتی اور عوام انہیں دیکھ کر نعرے لگاتے۔ بینظیر بھٹو کا یہ قافلہ نہایت سست رفتاری سے بلاول ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک کارساز کے مقام پر بم دھماکہ ہو گیا۔ یہ خودکش حملہ تھا اور پہلے دھماکے کے بعد ایک اور بم دھماکہ ہوا۔ خوش قسمتی سے بینظیر بھٹو ان دونوں بم دھماکوں میں محفوظ رہیں، لیکن بینظیر بھٹو کے استقبال کے لیے آنے والے 180 افراد اس میں شہید ہو گئے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب رحمان ڈکیت آگے آیا، جانثارہ نے بینظیر بھٹو کا سربراہ، اور رحمان ڈکیت نے بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی سنبھال لی اور اپنی سیکیورٹی میں بینظیر بھٹو کو کارساز کے مقام سے باحفاظت بلاول ہاؤس پہنچایا۔ یہ رحمان ڈکیت کا صرف پیپلز پارٹی پر ہی نہیں بلکہ بینظیر بھٹو پر بھی ایک احسان تھا، اور اس کے بعد 27 دسمبر کو راولپنڈی میں بی بی کی شہادت تک بی بی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جانثارہ نے بینظیر بھٹو نے ہی سنبھالی ہوئی تھی، جس کا سربراہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کون تھا۔ ملک میں عام انتخابات کے لیے 8 جنوری 2008 کی تاریخ طے ہوئی تھی، لیکن بی بی کی شہادت کے بعد انتخابات کو آگے بڑھا دیا گیا اور 1 مہینہ 10 دن کی تاخیر سے یہ الیکشن 18 فروری 2008 کو ہوا، جن میں پیپلز پارٹی ایک واضح اکثریت سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی رحمان ڈکیت بھی لیاری میں ایک ایسا ڈان بن گیا جسے اب چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، طاقت انسان کا دماغ بھی خراب کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی رحمان کے ساتھ بھی ہوا۔ رحمان نے لیاری کی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور وہ لیاری سے متعلق پارٹی فیصلے بھی خود لینے لگا تھا۔ 2006 میں چودھری اسلم کے ہاتھوں کوئٹہ سے گرفتاری سے قبل بھی اس نے 2005 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا، ملک فیاض، اور ملک فیاض جیت بھی گیا تھا رحمان کی حمایت سے۔ اور جانتے ہیں ہارا کون تھا؟ ملک محمد خان، پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار۔ لیکن ملک فیاض جلد ہی رحمان کے دل سے اتر گیا اور رحمان نے 2008 میں ملک فیاض سے استعفیٰ مانگ لیا اور 3 مارچ 2008 کو ملک فیاض کو لیاری ٹاؤن کے ناظم کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ رحمان نے صرف ملک فیاض سے ہی استعفیٰ نہیں مانگا تھا، اس نے اپنی حد کراس کرتے ہوئے کھماڑی کے ٹاؤن ناظم سے بھی استعفیٰ مانگ لیا تھا، ہمایوں خان سے۔ لیکن ہمایوں خان نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ رحمان کے کہنے پر استعفیٰ دیتا بھی تو کیوں، وہ تو پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ناظم منتخب ہوا تھا۔ لیکن ہمایوں خان نے وہ کیا جو رحمان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ ہمایوں خان نے رحمان سے متعلق شکایت بلوچستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت سے کی جو ان دنوں آصف علی زرداری سے نہایت کلوز تھی، اور اس شخصیت کے کہنے پر ہی بلوچستان کی کئی اہم سیاسی شخصیات نے انہی دنوں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔
صدر زرداری سے کی گئی شکایت کا فوری نوٹس لیا گیا اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہی رحمان ڈکیت اور پھر ذوالفقار مرزا کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا گیا اور پھر وہ تاریخ آ گئی جس نے لیاری کی تاریخ بدل دی۔ 9 اگست 2009 رحمان ڈکیت بلوچستان کے علاقے مند میں موجود تھا اور وہاں سے اسے واپس کراچی آنا تھا، اور چودھری اسلم جو ابھی تک رحمان کی بو سونگتا پھر رہا تھا اور اسے رحمان سے متعلق گو ہیڈ بھی مل چکا تھا، اسے رحمان کی اس موومنٹ کی اطلاع مل گئی، اور یہ اطلاع تھی اس کال سے جو اس رات ٹریس کی گئی تھی۔ چند سیکنڈ کی اس کال میں رحمان کے ساتھی نذیر جدگال نے اپنے بچوں سے بات کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ وہ کراچی کے لیے نکل رہے ہیں۔ رحمان کو مند سے کراچی لانے کے لیے لیاری سے ہی ایک گاڑی روانہ ہوئی تھی، اور جب رحمان اپنے 3 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اس گاڑی میں کراچی کے قریب 0 پوائنٹ پر پہنچا تو اسے آرمی کی ایک پکٹ ملی۔ فوجی لباس میں ملبوس افراد کو دیکھ کر رحمان نے ڈرائیور اورنگزیب کو گاڑی روکنے کا حکم دیا، اور جب گاڑی رکی تو سامنے ہی کیپٹن کی وردی پہنے کھڑا تھا عرفان بہادر، اور پھر اس کے پیچھے سے نمودار ہوا چودھری اسلم۔ رحمان اور اس کے ساتھیوں کی کہانی اسی رات ختم ہو گئی۔ پولیس کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق کراچی کے علاقے ملیر میں لنک روڈ پر پولیس نے ایک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن گاڑی میں سوار افراد نے رکنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، اور پولیس کی جوابی فائرنگ سے 4 افراد مارے گئے، جن کی شناخت رحمان ڈکیت، نذیر جدگال، عقیل انگلش بوٹ والا اور اورنگزیب کے نام سے ہوئی۔ خس کم جہاں پاک۔ یہ تھا چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت کی محبت بھری کہانی کا انجام، اور مجھے کسی حد تک یقین ہے کہ انڈین فلم دھرندر میں یہ انجام ملتا جلتا ہی فلمایا گیا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر فلم میں رحمان انڈین جاسوس کی سہولت کاری کرتا نظر آیا تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ وہ الزامات ہیں جو رحمان پر 2006 میں بھی لگے اور 2009 میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد بھی دہرائے گئے کہ رحمان ڈکیت BLA کے لیے کام کرتا تھا۔ رحمان نے اپنی زندگی میں بھی اور آج بھی اس کے قریبی ساتھی BLA سے اس کے کسی بھی تعلق کی تردید کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ ایک بلوچ نیشنلسٹ تھا، اور بلوچ کلچر ڈے جو اب ہر سال 2 مارچ کو منایا جاتا ہے، اس کا آئیڈیا بھی رحمان نہیں دیا تھا۔ انڈین فلم دھرندر میں رحمان سے متعلق ایک اور فکشن سٹوری بھی اگر شامل ہوئی تو مجھے اس پر بھی کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ رحمان نے کراچی میں داؤد ابراہیم کے بھائی کو قتل کیا۔ انڈیا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح یہ ثابت کرے کہ بمبئی انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کراچی میں ہے، اور انڈین میڈیا بھی اس کوشش میں ہمیشہ اپنی حکومت کا ساتھ دیتا نظر آتا ہے۔ یہ ویڈیو ہی دیکھ لیجئے۔ ٹی کمپنی ایکسپوز بھی ہوئی تھی ایک طرح سے جب نور الحق جو داؤد کا چھوٹا بھائی ہے ایک، اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی کراچی کے داؤد کے گھر کے باہر، اور اسے مارا گیا تھا سردار رحمان دوارا۔ یہ کیا چیز ہے؟ نورل جو ہے نا، اس کا نام ہندوستان میں جو ہے پولیس میں یا سب لوگوں کے بیچ میں نورا کے نام سے فیمس ہے، اور نورا کا گھر کے مطلب باہر تو نہیں لیکن تھوڑا سا آگے جا کر کے، اور وہاں پر ایک ATM سینٹر ہے سٹی بینک کا، اس کے باہر اس کی لاش پھینکی گئی تھی، اور جو یہ عبد الرحمان جس کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ رحمان ڈکیت کے نام سے کخیات ہے وہاں پہ۔ تو اس وقت کی جو کہانی میرے سامنے آئی ہے، جو کہ میں نے اپنی ایک کتاب میں بھی لکھی ہے اور خبر بھی میں نے اس پہ کی تھی، تو اس میں ہوا یہ تھا کہ داؤد ابراہیم کے گروپ نے پاکستان میں کسی ویکتی کی ایک بڑی زمین جو ہے قبضہ کر لی تھی، اور وہ زمین کچھ سمجھو 1200 کروڑ کے آس پاس تھی، اور یہ لوگ اس کے لیے کچھ 8-10 کروڑ روپے اسے دے رہے تھے، یا 400 کروڑ کی تھی اور 8-10 کروڑ دے رہے تھے، اس طرح کا بھی آنکڑا صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ رقم بڑی حقیر سی تھی، 8-10 کروڑ تھی، اور اماؤنٹ جو ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ تھا۔ تو وہ بندہ جو ہے مان نہیں رہا تھا کہ نہیں بھائی اتنا کم پیسہ کیسے دوں گا، آپ اس کے اوپر وہ بناؤ کے بلڈنگ کمپلیکس بناؤ گے یا شاپنگ مال بناؤ گے تو آپ کو 2000 کروڑ کا فائدہ ہوگا، میرا کیا، اور 400 کروڑ کی میری زمین لے لو گے تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ جو بندہ تھا یہ رحمان کا رشتہ دار تھا، تو یہ رحمان کے پاس گیا، رحمان نے داؤد کو سمجھانے کی کوشش کی اوور دا کال، داؤد اور اس کے لوگ اڑے رہے، ایک دن اس نے نورا کا کر لیا اپہرن۔ ان لوگوں نے، میں نے جو سنا ہے یا میری جو انفارمرز نے مجھے جانکاری دی ہے، رحمان کو بہت بری طریقے سے لتاڑا،
और उसको औकात की ना दी। रहमान पागल किस्म का आदमी है, इसलिए वो वहां पर रहमान डकैत के नाम से कुख्यात है, और पहले भी मर्डर वर्डर बड़े किए हुए हैं, ये सब वो सब पगला टाइप का सा इंसान है। उसने इसको उसी के बाहर से उठा लिया, और ये बताया जाता है कि अपने सेफ हाउस में रख के, अपनी कस्टडी में रख के उसने नूरा को सिगरेट के चटके लगा लगा करके उसकी आवाज जो है दाऊद को सुनाई थी। और दाऊद ने 50 बार बोला भी कि मैं तेरी जमीन छोड़ दूंगा, उसकी जमीन छोड़ दूंगा, तो इसको छोड़ दे। उसने कहा कि वो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, मैंने पहले कहा था तुमसे कि मान जाओ मेरी बात, लेकिन तुम नहीं माने, अब देर हो गई। अल्टीमेटली तड़पा करके उसकी हत्या की और वहां ला करके लाश फेंकी। बाद में खबर जब हिंदुस्तान में आई तो हम लोगों को सबको ये खबर डी कंपनी के जो इंडियन पेरीफेरी में रहने वाले उनके जो लोग हैं उन्होंने ये फीड दिया कि उसकी किडनी फेलियर से या हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, और उसको जो है वहीं पे दफनाया जाएगा, या शायद दुबई दफनाया जाएगा। दुबई वगैरह तो ले नहीं गए, बाद में उसे कराची में ही दफनाया। असल में पीछे की कहानी ये बताई जाती है। इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक फिक्शन स्टोरी से ज़्यादा नहीं है। अब ज़रा इंडिया की जानिब से लियारी को मौजू बनाकर फिल्म बनाने के मुमकिन मकसद पर भी कुछ बात कर लेते हैं। इस फिल्म के ज़रिए असल में इंडिया ने बिलावल भुट्टो को टारगेट करने की कोशिश की है। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं और इन दिनों भारत ख़ास तौर पर मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल मोदी को नेतन्याहू से तशबीह दे चुके हैं, उसे गुजरात का कस्साब कहते हैं, और एक हालिया बयान में तो उन्होंने मोदी को चीनी कंपनी टीमों की कॉपी करार दे दिया है। पाकिस्तान का पानी बंद करने के हवाले से मोदी के इक़दामात पर भी बिलावल ने शदीद तनकीद की थी और कहा था कि भारत पानी के ज़रिए पहले एटमी तनाज़े की बुनियाद रख रहा है। धुरिंदर के ज़रिए इंडिया ने पीपल्स पार्टी और एक लोकल डॉन यानी लियारी के रहमान डकैत के ताल्लुक़ को सामने लाने की कोशिश की है, और अगर देखा जाए तो ये बिलावल को एक शॉर्ट पिच बॉल है जिस पर बिलावल 6 भी मार सकते हैं। अब एक आखिरी बात, बॉलीवुड पाकिस्तान दुश्मनी में जितनी भी फिल्में बना ले, इस धरती का राजा पाकिस्तान ही रहेगा, यानी धुरिंदर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।